अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 18 माइक्रोबायोलॉजी। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टार्ट किया हुआ था मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन कि चीज़ों को जरासीमों से पाक करने के तरीके कौन कौन से हैं। हम लोगों ने 3 तरीके स्टार्ट किए हुए थे, फिजिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, केमिकल मेथड और मैकेनिकल मेथड। हम लोगों ने कौन सा स्टार्ट किया हुआ था? फिजिकल मेथड स्टार्ट किया था। तो हम लोगों ने ड्राई हीट भी पढ़ लिया था। आज हम लोगों ने स्टार्ट करना मॉइस्ट हीट मेथड। ठीक है, ये क्या है? ये फिजिकल मेथड है स्टेरिलाइजेशन का। तो कौन सा वाला है? मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन के ऐसी हीट जिसमें मॉइस्चर आ जाए, थोड़ी सी नमी आ जाए, पानी की मदद से हम लोग थर्म करें, पानी की मदद से हीट करें, तो ऐसे मेथड को हम लोग क्या कहेंगे? मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। इसके आगे भी फर्दर प्रोसेसेस हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम लोग प्रिंसिपल देख लेते हैं मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन का, किसमें होता क्या है। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंस इसकी हम लोग देख लेते हैं कि इसकी अहमियत क्या है। It is the most reliable method of sterilization because in the presence of moisture, bacteria are destroyed at a very considerably lower temperature rather than dry heat. ये जौन सा मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन वाला मेथड है ना, ये सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड मेथड है। ठीक है, रिलायबल का मतलब ट्रस्टेड, कि इस पर काफ़ी हद तक हम लोग यकीन कर सकते हैं। वो इस वजह से है क्योंकि बैक्टीरिया जौन से हम मॉइस्चर के अंदर, नमी के अंदर ज़्यादा जल्दी से मर जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी इनएक्टिव हो जाते हैं मॉइस्चर के अंदर। इसके लिए क्या करना होता है कि जो मॉइस्ट हीट होता है उसका टेम्परेचर लोअर होता है। किससे? ड्राई हीट से। ड्राई हीट का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और मॉइस्ट हीट का टेम्परेचर जो है वो कम होता है। तो कम टेम्परेचर पे इजीली हम लोग बैक्टीरिया को मार सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 38 पे मैकेनिज्म, इसका तरीक़ेकार हम लोग देख लेते हैं। बाय दिस मेथड, इस तरीके से दी माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर डिस्ट्रॉयड बाय डीनेचुराइजिंग एंड कोएगुलेशन ऑफ सम ऑफ द एसेंशियल प्रोटीन्स प्रेजेंट इन दी माइक्रोऑर्गेनिज्म। अब इस तरीके से क्या होता है? इस तरीके से जो से जितने भी हम लोगों को माइक्रोऑर्गेनिज्म मारने हैं उनकी प्रोटीन पर डायरेक्ट मॉइस्ट हीट जो सा मेथड है, मॉइस्ट हीट वाला मेथड स्टेरिलाइजेशन का, तो उससे डायरेक्ट जो सी प्रोटीन की डेथ होती है। ठीक है, प्रोटीन को वो जमा देता है। जब हम लोग मॉइस्ट हीट किसी चीज़ के ऊपर डालते हैं जिस चीज़ के अंदर माइक्रोऑर्गेनिज्म मौजूद है, तो ये मॉइस्ट हीट क्या करेगा? मॉइस्ट हीट डायरेक्ट प्रोटीन पे एक्ट करेगा। प्रोटीन को क्या करेगा? प्रोटीन को डीनेचर कर देगा, प्रोटीन को कोएगुलेट कर देगा, उसको जमा देगा, उसको बेजान कर देगा। ठीक है, इस तरह फिर वो माइक्रोऑर्गेनिज्म की जब प्रोटीन ही सारी खराब हो चुकी है, जो डीएनए वगैरह रखती थी वही चीज़ खराब हो गई, तो इससे जो सा वो माइक्रोऑर्गेनिज्म है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया ना कि ये ड्राई मॉइस्ट हीट वाला मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन वाला मेथड किस तरह काम करता है कि ये डायरेक्ट सबसे अहम प्रोटीन्स के ऊपर एक्ट करता है। क्या कर देता है? प्रोटीन्स को कोएगुलेट कर देता है, उसको डीनेचर कर देता है। ठीक है, आगे इसके हम लोग फायदे देख लेते हैं, एडवांटेजेस। ठीक है, कि मॉइस्ट हीट मेथड वाले के फायदे क्या हैं। माइक्रोब आर किल्ड मोर इफेक्टिवली, ज़्यादा असरअंदाज तरीके से जितने भी माइक्रोऑर्गेनिज्म है वो मर जाते हैं मॉइस्ट हीट से। किसके मुकाबले? ड्राई हीट से। ठीक है, ड्राई हीट के मुकाबले नमी वाली हीट में जो उनसे माइक्रोऑर्गेनिज्म है वो ज़्यादा जल्दी मॉइस्चर तरीके से मर जाते हैं। ठीक है, एम्प्यूल्स आर रेडली स्टेरिलाइज्ड बाय दिस मेथड, इस तरीके से जितने भी वो सिरिंजेस जिसमें से हम लोग बढ़ते हैं ना, छोटे छोटे इंजेक्शन जिनसे होते हैं, ठीक है, उनको स्टेरिलाइज करने के लिए, उनको जरासीमों से पाक करने के लिए भी सबसे बेहतरीन तरीका कौन सा है? मॉइस्ट हीट वाला। ठीक है, बल्क क्वांटिटी सर्जिकल ड्रेसिंग एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर इफेक्टिवली स्टेरिलाइज्ड, जितने भी सर्जरी करने के लिए इंस्ट्रूमेंट और सर्जरी करते वक्त जो कपड़े आप लोग पहनते हो, जो डॉक्टर्स पहनते हैं, तो उन कपड़ों को भी स्टेरिलाइज करने के लिए उनको भी उनके ऊपर से माइक्रोऑर्गेनिज्म जरासीमों को मारने के लिए उनको मॉइस्ट हीट दी जाती है, मतलब गर्म पानी में रखा जा सकता है। इसके अलावा सिर्फ बॉइलिंग हॉट वाटर से नहीं, इसका मेथड, इसके 2 मेथड और है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ऑटोक्लेविंग वगैरह, ये वाले मेथड्स भी। इस तरीके से भी हम लोग अपने सर्जिकल ड्रेसिंग्स को और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेरिलाइज कर सकते हैं, जरासीमों से पाक कर सकते हैं। तो 3 एडवांटेजेस आपको याद है ना कि माइक्रोब ज़्यादा अच्छे तरीके से, मौसर तरीके से मर जाते हैं। एम्प्यूल्स, जिसमें से हम लोग इंजेक्शन को भरते हैं, सिरिंज से हम लोग जो इंजेक्शन भरते हैं ना, इतनी सी ब्राउन कलर की छोटी सी शीशे की होती हैं, उनको स्टेरिलाइज करने के लिए, और इसके अलावा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और सर्जिकल ड्रेसिंग्स को स्टेरिलाइज करने के लिए। डिसएडवांटेजेस क्या है? नुकसान क्या है मॉइस्ट हीट वाले मेथड का? थर्मोलिएबल सब्सटेंसेस एंड ऑइंटमेंट्स कैन नॉट बी स्टेरिलाइज, के जो मरहम पट्टियाँ, जो जितने भी क्रीम्स वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं मरहम रखने के लिए, उनके लिए स्टेरिलाइजेशन नहीं है। ठीक है, मॉइस्ट हीट में उनको जितनी मर्जी देर रख लो, उन क्रीम्स को, उन मरहम पट्टियों को, तो वो स्टेरिलाइज नहीं होंगे, जरासीमों से पाक नहीं होंगे, वो जरासीमों में ही रहेंगे, तो उनके लिए बेहतरीन तरीका नहीं है। या फिर
लिएबल सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस जो हीट के सेंसिटिव हों, जो जैसे उनको हीट लगे वो ख़राब हो जाती हैं चीज़ें, तो उनको भी मॉइस्ट हीट वाले तरीके से हम लोग हरगिज़ स्टेरिलाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात कर लेते हैं मेथड की कि मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन के कौन कौन से मेथड है। मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन के 3 मेथड है। कौन कौन से? ऑटोक्लेविंग, हीटिंग विद बैक्टीरियासाइड, हीटिंग विद बॉइलिंग वाटर और टेंडराइजेशन। ठीक है, ये 4 अलग अलग तरीके हैं जो मॉइस्ट हीट में इस्तेमाल होते हैं। सबसे ज़्यादा तो हीटिंग विद बॉइलिंग वाटर होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा हम लोग जो 3-4 चीज़ों की बात की है जिनको स्टेरिलाइज करने के लिए, माइक्रोब्स, एम्प्यूल्स और सर्जिकल ड्रेसिंग और इंस्ट्रूमेंट्स को जो हम लोग स्टेरिलाइज करते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा हम लोग हीटिंग विद बॉइलिंग वाटर करते हैं कि पानी में धोते हैं। लेकिन इससे फिर भी चांस है कि 1 to 2% जो उनसे माइक्रोऑर्गेनिज्म बच जाते हैं। उसके बाद भी हम लोग इन तीनों में से कोई सा भी तरीका हम लोग अपना सकते हैं। ऑटोक्लेविंग एक ऐसा मेथड है जिसमें एक ऑटोक्लेव इस्तेमाल होता है। ऑटोक्लेव क्या है? ऑटोक्लेव एक इंस्ट्रूमेंट है, एक चीज़ है जो मेटल की बनी होती है, वॉशिंग मशीन जितनी बड़ी होती है, वॉशिंग मशीन जैसी होती है। ठीक है, उसके अंदर भी एक मेथड होता है जिससे चीज़ें साफ की जाती हैं। बैक्टीरिया वाला केमिकल डाल के, ऐसा केमिकल जो बैक्टीरिया को मारता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बैक्टीरिसाइड। साइड का मतलब किल। ठीक है, बैक्टीरिया का मतलब बैक्टीरिया को मारने वाले केमिकल को हम लोग क्या कहेंगे? बैक्टीरिसाइड। तो ऐसे केमिकल को डाल के हम लोग स्टेरिलाइजेशन कर सकते हैं, गर्म पानी के अंदर डाल के स्टेरिलाइजेशन कर सकते हैं ऑटोक्लेव वाली मशीन इस्तेमाल करके। और टेंडराइजेशन एक पूरा प्रोसेस है, एक अमल है जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं 1 by 1 एक बार पढ़ा देती हूँ ये मेथड्स आपको। पेज नंबर 38 पे ऑटोक्लेविंग हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ऑटोक्लेविंग प्रोसेस है, ऑटोक्लेव मशीन है। ठीक है, ऑटोक्लेव इज एन अपरेटस, एक अपरेटस है यूज फॉर स्टेरिलाइजेशन बाय स्टीम अंडर प्रेशर, कि प्रेशर की मदद से उस मशीन के अंदर भाप बना देना, स्टीम बना देना उस ऑटोक्लेव के अंदर, तो वो क्या करेगा? स्टेरिलाइजेशन का अमल करेगा मॉइस्ट हीट से। मॉइस्ट नमी, ठीक है, हीट के मतलब प्रेशर देकर हीट देना और उसको मॉइस्चर दे देना, मॉइस्ट कर देना, स्टीम दे देना। उससे क्या प्रोसेस हो जाएगा? मॉइस्ट हीट मेथड हो जाएगा। और मशीन को क्या कहेंगे? ऑटोक्लेव। और प्रोसेस को क्या कहेंगे? ऑटोक्लेविंग कहेंगे। ठीक है, ऑटोक्लेविंग इज अ प्रोसेस, ये एक ऐसा अमल है ऑफ हीटिंग in an autoclave in which saturated steam under pressure is allowed to penetrate through the material for 20 minutes at temperature 120 डिग्री सेंटीग्रेड 121 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें क्या होता है? ऑटोक्लेव जो सी मशीन होती है ना, इस तरह करके ऊपर ढक्कन सा लगा होता है, यहाँ पे वो जितने भी नट्स वगैरह लगे होते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो सा चीज़ डाली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सर्जिकल ड्रेसिंग को साफ करना, मैंने यूनिफॉर्म को स्टेरिलाइज करना है, उसको जरासीमों से पाक करना, मैं उसको इसके अंदर डालूंगी। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर प्रेशर होगा जिसकी वजह से हीट क्रिएट होगी, और इसके अंदर स्टीम होगा, प्रेशर होगा। ठीक है, स्टीम और प्रेशर की वजह से मॉइस्ट हीट क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, उससे क्या होगा? जो चीज़ मैंने इसके अंदर डाली होगी, जो मैंने सर्जिकल ड्रेसिंग इसके अंदर डाली है, उसके अंदर से ये स्टीम जो सी है 20 मिनट तक गुजरती रहेगी। ठीक है, 20 मिनट के अंदर वो क्या करेगा? और टेम्परेचर मैंने कितना दिया हुआ है? टेम्परेचर 121 डिग्री सेंटीग्रेड मैंने इसको दिया हुआ है। इस टेम्परेचर पर जब 20 मिनट के अंदर ये चीज़ घूमती जाएगी जिसको हमने स्टेरिलाइज करना है, तो उससे क्या होगा? स्टेरिलाइजेशन हो जाएगी। वो जो सर्जिकल ड्रेसिंग मैंने अंदर रखी है वो जरासीमों से पाक हो जाएगी। वर्किंग एक बार दोबारा देख लेते हैं। ऑटोक्लेव्स कॉमनली यूज स्टीम हीटेड टू 121 डिग्री सेंटीग्रेड टू 134 डिग्री सेंटीग्रेड। जो ऑटोक्लेव के अंदर हमने स्टीम बनाई हुई है, भाप बनाई हुई है, वो भाप जो उनसे 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी रखी जा सकती है या 134 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी रखी जा सकती है, ज़्यादा टेम्परेचर पे। ठीक है, टू अचीव स्टेरिलिटी, मुकम्मल तौर पर जरासीमों से पाकीज़ा चीज़ हासिल करने के लिए अ होल्डिंग टाइम ऑफ एटलीस्ट 15 to 20 minutes at 121 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 3 मिनट्स एट 134 डिग्री सेंटीग्रेड इज रिक्वायर्ड। अगर आप लोग टेम्परेचर कितना रखो, अगर आप लोग टेम्परेचर 121 डिग्री सेंटीग्रेड रखो, तो इसके लिए कितना टाइम लगेगा ऑटोक्लेव में चीज़ को स्टेरिलाइज करने के लिए? उसके लिए टाइम लगेगा 15 to 20 मिनट्स। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग टेम्परेचर रख दो, इंक्रीज कर दो, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा दो 134 डिग्री सेंटीग्रेड पर, अगर आप टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा दो तो उससे क्या होगा? टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाने से टाइम कम हो जाएगा। टाइम सिर्फ 3 मिनट में ही जो हमने स्टेरिलाइज करना वो 3 मिनट के अंदर स्टेरिलाइज हो जाएगा। कि मतलब हम लोग अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो हम ज़्यादा जल्दी उस चीज़ को साफ कर सकते हैं। ठीक है, एडिशनल स्टेरिलाइजिंग टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर लिक्विड एंड इंस्ट्रूमेंट्स पैक्ड इन लेयर ऑफ क्लॉथ्स
एज दे मे बी टेक लॉन्गर टू रीच द रिक्वायर्ड टेम्परेचर। वो कहते हैं ये तो चलो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर, लेकिन ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर कपड़े उसको कवरिंग दी हो, उसको कपड़ा चढ़ाया हुआ उसके ऊपर, या फिर कोई लिक्विड में चीज़ हो, उसको स्टेरिलाइज करने के लिए ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि हमने तो जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं वो सॉलिड्स हैं, सारी की सारी एम्प्यूल्स वगैरह, सर्जिकल ड्रेसिंग, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, नाइफ्स वगैरह, वो तो सॉलिड है। लेकिन अगर मैंने किसी लिक्विड चीज़ के अंदर से, किसी केमिकल के अंदर से माइक्रोऑर्गेनिज्म को मारना है, या फिर मैंने किसी ऐसी चीज़ को मारना है जिसके ऊपर पूरा हमने कवरिंग की है, कपड़े चढ़ाए हैं, तो उसको मारना और ज़्यादा मुश्किल है, उसके लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। प्रॉपर ऑटोक्लेव ट्रीटमेंट विल बी inactivate all fungi, bacteria, viruses and also bacterial spores which can be quite resistant। अगर हम ऑटोक्लेव को प्रॉपर तरीके से ऑपरेट कर सकें, प्रॉपर तरीके से उसको हम लोग चला लें, तो उससे क्या होता है, हर किस्म के वायरसेस, बैक्टीरिया के स्पोर्स तक जो है इनएक्टिव हो जाते हैं, बेजान हो जाते हैं। ठीक है, आगे हम लोग सेकंड मेथड पढ़ते हैं, विच इज हीटिंग विद बैक्टीरियासाइड, कि बैक्टीरिया का केमिकल डाल के, जो बैक्टीरिया को मार दे, उस केमिकल को उस चीज़ के अंदर डाल के हम लोग उसको स्टेरिलाइज कर सकते हैं। इन दिस मेथड बैक्टीरियासाइड आर सब्सटेंस व्हिच किल्स बैक्टीरिया, ऐसे सब्सटेंस जो बैक्टीरिया को मार दे, इज एडेड टू सॉल्यूशन टू बी स्टेरिलाइज्ड व्हिच आर देन सील्ड। ठीक है, कि ऐसी चीज़ें जिसके अंदर हम लोगों ने बैक्टीरिया का केमिकल डाल के बैक्टीरिया को मारना है। ठीक है, उस मेथड के लिए हम लोग कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं, मॉइस्ट हीट वाला मेथड। ठीक है, ये एमसीक्यूज भी आता है। दिस सील्ड कंटेनर्स आर देन हीटेड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट्स इन वाटर बाथ। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक कंटेनर होता है, ठीक है, ओवन टाइप एक कंटेनर होता है, उसको सील किया होता है, उसको कवर किया होता है। ठीक है, उसके अंदर कितना टेम्परेचर रखा होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाला टेम्परेचर रखा होता है। उसके अंदर फिर उसी ओवन के अंदर या कंटेनर के अंदर केमिकल डाला जाता है, बैक्टीरियासाइड, जिस चीज़ को हम लोग ने स्टेरिलाइज करना है उसके अंदर केमिकल डाला जाता है। कितनी देर के लिए, 30 मिनट्स के अंदर उसको केमिकल के अंदर रखा जाता है, इस तरह वो स्टेरिलाइज चीज़ हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 39 पे। कॉमनली यूज बैक्टीरियासाइड इंक्लूड्स, अब जो ऐसा केमिकल जो बैक्टीरिया को मारता है, स्टेरिलाइजेशन के लिए बैक्टीरिया वाला केमिकल कौन सा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ये एमसीक्यूज आया हुआ था, बेंजोकोनिन, कोनियम क्लोराइड, क्लोरोक्रिसोल। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना। मैं एक बार दोबारा बताती हूँ कि बैक्टीरियासाइड में क्या होता है कि एक कंटेनर होता है जो सील होता है, सारी तरफ से कवर होता है। ठीक है, उस कंटेनर के अंदर जिस चीज़ को आप लोगों ने स्टेरिलाइज करना है वो हम लोगों ने रख दिया। फॉर एग्जांपल, मैंने एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, मैंने एक नाइफ को, सीजर को मैंने करना है। ठीक है, सीजर को स्टेरिलाइज करना है, तो इसके अंदर मैं केमिकल डालूंगी। कौन सा वाला केमिकल, बैक्टीरियासाइड, ऐसा केमिकल जो बैक्टीरिया को मारता है। यहाँ पे वो केमिकल का नाम भी लिखा हुआ है, बेंजोकोनियम। ठीक है, ये वाला जब मैं इधर डालूंगी ना, उसको मैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे टेम्परेचर भी दे दूंगी और 30 मिनट्स के लिए अंदर रखूंगी। वो केमिकल क्या करेगा, सारे बैक्टीरिया को मार देगा। ठीक है, आगे हम लोग सेकंड लास्ट हम लोग मेथड की बात करते हैं, हीटिंग विद बॉइलिंग वाटर। ये तो आपको लाइन से ही समझ आ रही है कि गर्म पानी के अंदर हीट कर देना। ठीक है, द बॉइलिंग वाटर बाथ इज मोस्ट यूजफुल फॉर स्टेरिलाइजिंग इंस्ट्रूमेंट्स लाइक syringes, knives, blades, scissors and others. They are completely dipped in boiling water for 20 minutes. के बॉइलिंग वाटर, उबलते हुए पानी के अंदर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को रख देना। कौन कौन से इस्तेमाल, जितने भी आप लोग सर्जरी के लिए इस्तेमाल करते हो, सिरिंजेस वगैरह, छुरियाँ वगैरह, कैंचियाँ, ब्लेड्स। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें, लेकिन कितनी देर के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट के लिए। ठीक है, 20 मिनट के लिए हम उबलते हुए पानी में इन चीज़ों को रख दें तो उनके ऊपर से जितने भी जरासीम है, बैक्टीरिया वगैरह, वायरसेस वगैरह, वो सारे के सारे मर जाते हैं। आगे हम लोग लास्ट मेथड की बात करते हैं, वो है टेंडलाइजेशन। ठीक है, टेंडलाइजेशन इसमें क्या होता है, दिस इज अ लेंथी प्रोसेस, ये एक लंबा प्रोसेस है। किस तरह लंबा प्रोसेस, इस लिहाज से कि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, 2-3 दिन तो लग जाते हैं। ठीक है, डिजाइन टू रिड्यूस द लेवल ऑफ एक्टिविटी ऑफ स्पोरेटिंग बैक्टीरिया डेट आर लेफ्ट बाय सिंपल बॉइलिंग वाटर मेथड, के सादा बॉइलिंग वाटर मेथड से जो स्पोरिलेशन बच जाती है, जो स्पोर्स बैक्टीरिया के बच जाते हैं, उनको भी मारने के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल होता है, टेंडलाइजेशन इस्तेमाल होता है। मैंने बताया ये लेंथी प्रोसेस है, कि मतलब जरासीमों को मारने के लिए 2 से 3 दिन जो से लग जाते हैं। अब द प्रोसेस इन्वॉल्व्स, के इस प्रोसेस में होता क्या क्या है। सबसे पहले होता है बॉइलिंग फॉर अ पीरियड टिपिकली 20 मिनट्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कूलिंग, इंक्यूबेटिंग फॉर अ डे।
कि सबसे पहले उस केमिकल को, फॉर एग्जांपल मैंने केमिकल को स्टेरिलाइज करना है, उसमें से जरासीमों को मारना है, तो उस केमिकल के साथ मैं क्या करूँगी, उसको पहले मैं 20 मिनट के लिए बॉईल करूँगी, इसको मैं पहले 20 मिनट के लिए गर्म करूँगी, किस पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, सिंपल टेम्परेचर पे, ठीक है। उसके बाद फिर मैं उसको ठंडा करूँगी और उसको पूरे दिन के लिए इंक्यूबेटर में डाल दूँगी। फिर अगले दिन उठूँगी, अगले दिन क्या करूँगी, अगले दिन फिर दोबारा बॉइलिंग करूँगी, कूलिंग करूँगी, इंक्यूबेटिंग फॉर अ डे। अगले दिन मैं उसको दोबारा बॉईल करूँगी, दोबारा उसको पानी के अंदर गर्म करूँगी, फिर उसको ठंडा करूँगी और फिर उसको एक पूरे दिन के लिए इंक्यूबेटर के अंदर रख दूँगी। तीसरे दिन मैं क्या करूँगी, बॉइलिंग, कूलिंग, इंक्यूबेटिंग फॉर अ डे एंड फाइनली बॉइलिंग अगेन, कि दोबारा मैं उसको बॉईल करूँगी पानी के अंदर, फिर उसको ठंडा करूँगी, फिर उसको पूरे दिन के लिए इंक्यूबेटर में रखूँगी और रात को उसको दोबारा बॉईल, एक आखिरी बार दोबारा बॉईल कर दूँगी। इस तरह फिर वो 100% जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मर जाएंगे, ठीक है। 3 दिन का मतलब 3 दिन लगातार रिपीट करूँगी। इस वजह से जो टेंडराइजेशन है वो बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल होता है, क्योंकि एक चीज़ को साफ़ करने के लिए 3 या 3 से ज़्यादा दिन भी लग जाते हैं। द 3 इंक्यूबेशन पीरियड्स आर टू अलो हीट रेजिस्टेंट स्पोर्स सर्वाइविंग द प्रीवियस boiling period to germinate to form the heat sensitive vegetation growing stage which can be killed by the next boiling steps। कि जो ऐसे स्पोर जो हीट रेजिस्टिव है कि हीट की वजह से नहीं मर रहे हैं, बार बार हम लोग उसको हीट करके बॉइलिंग कर रहे हैं, नहीं मर रहे हैं, लेकिन वो आखिरी मेथड तक तीसरी दूसरी बारी पे आता है तो वो मर जाते हैं हर हाल में। उनके जितने भी ग्रोइंग स्टेजेस होते हैं वो सारे के सारे मुकम्मल तौर पर डेथ हो जाती है। तो स्टेरिलाइजेशन जो मुकम्मल तौर पर अगर करनी है तो टेंडराइजेशन की मदद होती है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं स्टेरिलाइजेशन बाय रेडिएशंस की। रेडिएशंस की मदद से स्टेरिलाइजेशन, ये भी फिजिकल मेथड है, ठीक है, फिजिकल मेथड का तीसरा मेथड है कि रेडिएशंस की मदद से हम लोगों ने स्टेरिलाइजेशन करनी है। इसको हम लोग, वैसे इसका सेकंड नेम ये भी हो सकता है कि कोल्ड स्टेरिलाइजेशन भी इसको हम लोग कह सकते हैं। क्यों कोल्ड, क्योंकि इसमें ना कोई वाटर यूज होता है, ना कोई इसके अंदर हीट इस्तेमाल होती है, इस वजह से इसको कोल्ड स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ शुआओं का इस्तेमाल होता है, ठीक है। Sterilization by radiation is also known as cold sterilization because no heat is used in this method। इसको cold sterilization भी कहा जाता है, वो इस वजह से क्योंकि इसके अंदर कोई हीट वगैरह इस्तेमाल नहीं होती है, ठीक है। दी माइक्रोऑर्गेनिज्म आर वेरी ससेप्टेबल टू लेथल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन। जो माइक्रोऑर्गेनिज्म हैं, जो माइक्रोब्स हैं, जो माइक्रोस्कोप के थ्रू माइक्रोऑर्गेनिज्म नज़र आते हैं, वो जो उनसे हैं वो रेडिएशन की जानलेवा शुआओं की मदद से वो मर जाते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं कि रेडिएशंस काम कैसे करते हैं। बाय रेडिएशंस अल्टरनेशन ऑफ केमिकल टेक्स प्लेस प्रेजेंट इन माइक्रोऑर्गेनिज्म विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपाउंड्स व्हिच डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स, ठीक है। द वाइटल स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स सच एज न्यूक्लियोप्रोटीन्स आर डिस्ट्रॉयड बाय रेडिएशन विच किल द माइक्रोब्स। जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स के अंदर जो उसका न्यूक्लियोप्रोटीन वाला पार्ट होता है, ये शुआएं उन पर जाकर काम करती हैं और उनके जितने वाइटल स्ट्रक्चर्स हैं सेल्स के, वो उनको किल कर देती हैं, उनको मार देती हैं, ठीक है। अब इन रेडिएशंस के थ्रू स्टेरिलाइजेशन के अमल के फ़ायदे क्या और नुकसान क्या हैं वो हम एक बार पढ़ लेते हैं। यूज इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एंड पेरेंटल्स कंटेनिंग एंटीबायोटिक्स, यूज फॉर द स्टेरिलाइजेशन ऑफ सम बैक्टीरियल वायरल वैक्सीन्स, नो एज एसेप्टिक हैंडलिंग इज रिक्वायर्ड बिकॉज स्टेरिलाइजेशन कैन बी डन आफ्टर पैकिंग। कि रेडिएशंस की मदद से हम लोग को क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। रेडिएशंस की मदद से हम लोग फूड को प्रिजर्व करना इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फूड की प्रिजर्वेशन के लिए किरदार अदा करता है। और जो ऐसे कंटेनर्स जिनके अंदर एंटीबायोटिक्स मौजूद हो, उनकी स्टेरिलाइजेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा अहम है। और कुछ बैक्टीरियल वायरल वैक्सीन होती हैं, बैक्टीरिया को मारने वाली वैक्सीन और वायरसेस वाली वैक्सीन, उनमें से बैक्टीरिया वायरस को मारने के लिए जो स्टेरिलाइजेशन का अमल होता है वो भी रेडिएशंस की मदद से होता है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं, नुकसानात देख लेते हैं कि रेडिएशंस वाली स्टेरिलाइजेशन से क्या नुकसानात हैं। पहली बात तो ये कि हाई कॉस्ट, कि इसकी जो उनकी प्राइस है ये बहुत महंगा अमल है, इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होती है। हमें पता है एक्सरे वगैरह कहीं पर भी नहीं करवाई जा सकती, हमें लैब्स वगैरह में जाना पड़ता है, ठीक है। रेडिएशंस आर हार्मफुल टू द पर्सन ऑपरेटिंग। रेडिएशन उनके लिए हार्मफुल है जो ये काम कर रहे हैं, जो ये लैब्स के अंदर काम कर रहे हैं। उनको ये शुआएं उनकी आंखों में जा रही हैं, उनके हाथों में जा रही हैं। शुआएं तो डायरेक्ट जिस्म के अंदर जा सकती हैं, लेकिन जो काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं, ठीक है। रेडिएशंस में लेड टू दी चेंज इन कलर, टेक्सचर एंड सॉल्युबिलिटी। जिस केमिकल के अंदर ये रेडिएशंस गुजार के स्टेरिलाइजेशन कर रहे हैं, उससे ये भी हो सकता है कि उस केमिकल की जो टेक्सचर है, जो उसका स्ट्रक्चर है, जो उसका रंग है, जो उसकी सॉल्युबिलिटी है, वो सारी की सारी चेंज हो सकती है, ठीक है। मेथड्स कौन कौन से हैं। मेथड एग्जिस्ट टू स्टेरिलाइज यूजिंग रेडिएशन आर इलेक्ट्रॉन बीम्स, के इलेक्ट्रॉन से बनी जो उनकी शुआएं होती हैं, जो बीम्स होती हैं वो हो सकती हैं, एक्सरेज हो सकते हैं, गैमा रेज हो सकते हैं और सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये 4 तरीके ऐसे हैं जिन तरीकों की मदद से हम लोग केमिकल्स को स्टेरिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो कल हम लोग पढ़ेंगे केमिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन।
अगर आप लोगों को समझ ना आई हो तो क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।